मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं और सीबीएसई बोर्ड से अध्ययनरत हैं और एनसीईआरटी पैटर्न की पुस्तक को आप पढ़ते हैं, उनके लिए 10वीं कक्षा में जितने भी छात्र हैं, लाजवाब बेहतरीन ज्ञानवर्धक अंदाज में आपको विषय लेकर के आया हूं। और इतिहास विषय से जो आपकी पुस्तक का नाम है भारत एवं समकालीन विश्व भाग 2 के दूसरे चैप्टर के तहत, और उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, उसके भाग 1 के तहत प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन ये चैप्टर आपको आईएएस की भी तैयारी में काम देगा, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भी काम देगा, आप जितने भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं उसमें भी काम देगा, और आपके एकेडमिक क्लासेज में भी काम देगा। मैं ठेठ बिहारी अंदाज में आपको पढ़ना पसंद करता हूं और गंभीर से गंभीर विषय को आपको लाजवाब ढंग से आपको प्रस्तुत करूंगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले कि राष्ट्रवाद, आपको पूर्व में हमने बतला चुका कि राष्ट्रवाद क्या है। जब राष्ट्रवाद यूरोप में उभरी, राष्ट्रवाद का आगमन फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, तो स्वाभाविक है जी ये भावना धीरे धीरे फैलते चली गई और राष्ट्रवाद की भावना भारत में भी चले आई। चूंकि बहुत सारे ऐसे भारत के क्रांतिकारी थे, बहुत सारे भारत के बुद्धिजीवी थे जो पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए, कोई कहीं गए विदेश, और वहां से ही उनको ये भावना और साथ में अन्य भी कई आंतरिक पहलू थे जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद पनपी, उभरी, उसका उद्भव हुआ। तो यहां देखते हैं कि भारत में जब उद्भव हुआ तो साथ साथ में राष्ट्रवाद के उदय के साथ नए प्रतीक, चिन्ह, गीत, विचार, ये सब राष्ट्रवाद की भावना को और प्रतिफलित करने लगा। दे हैव गिवन द जस्ट द फ्यूल इन द नेशनलिज्म प्रोसेस, मेकिंग द नेशनलिज्म प्रोसेस, इसके प्रोसेस के में ईंधन का उसने काम किया। और चूंकि हम जानते हैं जब ब्रिटेन भारत आया और भारत का उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किया, भारत का कच्चा माल ले जाकर के ब्रिटेन ले जाता था और ब्रिटेन से फिर सामान प्रोडक्ट औद्योगिकरण ब्रिटेन में पहले हो चुकी थी, वहां से सामान तैयार होकर के फिर भारत जैसे बड़े बाजार में बेचता था। एक तरह से कह सकते हैं जो भारत की आर्थिक शक्ति का स्पंज जैसे दोहन कर रहा था। यहां से कहा जाता है कि उसमें गवर्नर जनरल के बारे में कि वो वहां से 4 वर्ष के लिए नियुक्त होते थे, 5 वर्ष के लिए, तो भारत में आर्थिक शक्ति को स्पंज से चूसते थे और टेम्स नदी के बगल में उसको गाड़ते थे। तो ये उस समय की मान्यता थी, कहावत थी। तो भारत में जब भारत के लोगों की स्थिति खराब हुई, चाहे किसान थे, चाहे मजदूर थे, चाहे व्यापारी वर्ग थे, चाहे वाणिज्यिक वर्ग थे, जब इनकी स्थिति खराब हुई तो राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी और तब उत्पीड़न और दमन का सहारा अंग्रेज ने लेने लगा। तो उत्पीड़न और दमन से चाहे कि हम इसको दबा दें, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि धीरे धीरे ये भावना बढ़ती चलती है। तो उपनिवेश, लेकिन कुछ अंग्रेज में एक चालाकी थी, वो फूट डालो और राज करो के सिद्धांत में विश्वास करता था। वो कुछ ऐसे भी वर्ग भारत में निहित तत्व थे जिनको लाभ दे देता था, जैसे कुछ जमींदार वर्ग थे, सामंतवाद वर्ग थे, कुछ ऐसे वर्ग थे। जब उससे भी नाकाम हुआ तो उसने हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट पैदा कर दिया। तो उस स्थिति में कि इसमें राष्ट्रवादी की भावना में एकता की भावना आई, उसका उद्भव हुआ, लेकिन इसमें कुछ टकराहट भी, उसके अंदर कुछ विकृतियां भी आई, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। अब महात्मा गांधी जैसा एक राष्ट्र नायक, एक क्रांतिकारी ना कह सकते तो बल्कि हम ये कह सकते हैं एक विलक्षण, अद्भुत और वैभव गुणों वाला संपन्न एक नेता दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। हालांकि वो भारत के ही थे ही, वो तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर उन्होंने एक से एक आंदोलन चलाया, सफल आंदोलन चलाया, नस्लवाद के विरोध में चलाया, और जब वो भारत आए तो 1915 ईस्वी में वो भारत आए। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कहा कि सबसे पहले तुम भारत को जानना चाहते हो तो पूरे भारत भ्रमण करो। वो 1 वर्ष भ्रमण किए और 1915 ईस्वी में आते आते तक उन्होंने एक अपना साबरमती आश्रम बनाया अहमदाबाद में। इसके बाद ये भारत में पहली जो राजनीतिक आंदोलन, या जिसको हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने अपनी शुरुआत की, और ये उनका पहला भारत में सत्याग्रह का कार्यक्रम था। इसके पहले उन्होंने अफ्रीका में किया था, सफलतापूर्वक प्रयोग किया था, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे भी कंडीशंस आए, कुछ ऐसे भी स्थितियां आई जिसके कारण राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला, इसके बारे में जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन उसमें जबरदस्त प्लेयर था, तो जीत भले ब्रिटेन को हासिल हुई। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध हुआ। इसमें
इसमें रक्षा में काफी व्यय करना पड़ा। हर देश औजार खरीदने में, युद्ध के हथियार खरीदने में काफी पैसा लगा दिया। महंगाई बढ़ते चले गई, लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। भारतीय लोगों को भी ना चाहते हुए भी युद्ध में झोंक दिया गया, ना चाहते थे, और उनको जबरदस्ती युद्ध में सैनिक के रूप में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाने के लिए भेज दिया गया। उस समय तक महात्मा गांधी भी थोड़े गफलत में थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को आजादी दे देगा अंग्रेज, इसलिए उन्होंने भर्ती के लिए प्रोत्साहित भी किया, इसलिए उनको भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा गया था, और ब्रिटेन ने उनको केसर हिंद की भी उपाधि दिया था। शुरुआत में महात्मा गांधी भी अंग्रेज की वो चाल नहीं जानते थे। और उस समय रक्षा में जब व्यय हुआ तो कर में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई, कीमत में इतनी तेजी से वृद्धि हुई 1914 से 1918 आते तक दुगुना कीमत हो गई। लोग गरीबी से परेशान, लोग महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, इस तरह से। और जवान भर्ती के कारण वो सेना में जाना नहीं चाहते थे। बहुत आदमी प्रथम विश्व में बहुत युवक बीच में ही मर गया, युद्ध मैदान में ही मर गया, इसलिए जाना नहीं चाहता था। और ब्रिटेन की तरफ से परिणाम हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन उभरने लगी, भारत में राष्ट्रवाद का और उभार हुआ। तब सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा, तो महात्मा गांधी हैड गिवन ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी को पीटेंगे नहीं, लेकिन सत्य के प्रति जो हमारी सोच है, हमारी जो मान्यता है, उसके प्रति हम दृढ़ रहेंगे और उस स्थिति में और उसके प्रति यदि हम दृढ़ रहेंगे तो जो हम पर जुल्म ढा रहे हैं, जो हम पर कुकृत्य कर रहे हैं, जो हम पर परेशानी का सबब बने हुए, वो एक न एक दिन सोचने के लिए बाध्य होंगे और फिर वो अपने पद्धति में बदलाव करेंगे। यही था सत्याग्रह। सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किया गया। चंपारण सत्याग्रह में यह था कि बिहार में ही चंपारण पड़ता है। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली परिचित थी, अर्थात कि 1 बीघे में 3 कट्ठा की नील की खेती करनी पड़ती थी। जबरदस्ती यदि ना करे कोई किसान तो उसका पानी रोक देवे, उसका नहर का संचालन रोक देवे, उस पर तरह तरह का टैक्स लगा दिया जाता था। और नील की खेती में क्या होती थी, जो वो खेत एक बार उपजाने के बाद उर्वरा शक्ति खो देती थी। किसान चाहते नहीं थे नील की खेती करने के लिए। और दूसरा ये चीज था कि नील की खेती करे किसान, लेकिन उसका मूल्य तय करे अंग्रेज, और उसको जबरदस्ती खेती भी करवाते थे, और उस नील का क्रय करने वक्त अपना दाम रखते थे। किसान परेशान थे। महात्मा गांधी को यह सूचना दी गई और आकर के उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, सफल सत्याग्रह किया, और बाद में जाकर के ये 3 कठिया प्रणाली, जिसको कहते हैं 3 कट्ठे में नील की खेती, वो समाप्त हो गई। महात्मा गांधी को ख्याति मिली। आगे जाकर के एक खेरा सत्याग्रह, खेरा में उस समय ऐसा था कि अकाल आई, कम फसल उपजा, और अंग्रेज टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया, किसान देने में सक्षम नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने फिर से खेरा में सत्याग्रह किया। परिणाम हुआ कि अंग्रेज को झुकना पड़ा, ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा, इससे भी ख्याति मिली। तीसरा था अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। तो उसी समय ऐसा था जब प्लेग फैला तो बहुत सारे मजदूर गुजरात से भागने लगे। सूती वस्त्र का गुजरात केंद्र हुआ करता था, महाराष्ट्र केंद्र हुआ करता था। जब भागने लगे तो गुजरात में मालिक ने अपने मजदूरों को रोकने के लिए 35% तक सबका वेज बढ़ा दिया, पेमेंट बढ़ा दिया। चंद दिनों के बाद प्लेग समाप्त हो गया। तो वो कहा नहीं, हम प्लेग के लिए तुम्हारा पेमेंट बढ़ाए थे, अब पेमेंट हम तो बढ़ा, अब वापस वही तुम्हारा पुराना वाला रखेंगे। 35% जो हमने वेज बढ़ाया था वो अब तुमको नहीं बढ़ावेंगे, उसको हम काट लेंगे। परिणाम हुआ मजदूर हड़ताल करने लगे। कहा जब हम आपके विपरीत समय पर साथ दिए और महंगाई बढ़ रही है, प्रथम विश्व युद्ध का महंगाई बढ़ रही है, आप काटिएगा किस बात का? लेकिन अहमदाबाद के मिल मालिक मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम हुआ दोनों में गतिरोध हुआ। यहां तक वो करने लगे, मिल मालिक की ताला लगाने लगे, और ताला लगा करके अपने फैक्ट्री को ही बंद करने लगे। महात्मा गांधी बीच में आए, बीच बचाव किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप 35% नहीं, लेकिन कुछ तो आप वेज बढ़ाएं, आप मिल को बंद न करें। ये मजदूर की रोजी रोटी का सवाल है और आपकी भी रोजी रोटी का सवाल है। बीच में मध्यस्थता करने के कारण ये समाधान हो गया। इन 3 आंदोलन के बाद चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन पर महात्मा गांधी की ख्याति काफी बढ़ गई। तो महात्मा गांधी ने एक बात यह अनुभव किया कि जब तक हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता नहीं स्थापित की जाएगी, उन दोनों को, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम के बीच विभेद पैदा करते थे, एक दूसरे के प्रति शक पैदा करते थे, एक दूसरे के प्रति गंभीर से गंभीर ऐसा
न्यूसेंस क्रिएट करते थे, जिससे एक दूसरों को वो फूटी कौड़ी ना देखना चाहते थे। तो गांधी जी ने ये सोचा कि कैसे हम एकता की भावना लाए। तो उसके लिए आया कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन अब कैसे शुरू किया, किस तरह से शुरू किया, वो तो हम लोग अभी जस्ट बाद में देखेंगे। इसके पहले हम लोग देखना चाहते हैं जो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में ये एक्ट आई थी। ये एक्ट वास्तविकता में जो राष्ट्रवादी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको दबाने के लिए लाया गया एक्ट था। इस एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन को यह मिला हुआ था अधिकार, जब बिना कुछ कहे, बिना कुछ सूचना दिए, बिना अरेस्ट वारंट दिखाए हुए 2 वर्ष तक किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था। गांधी जी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया तो 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने देशव्यापी हड़ताल लाया था। और ये इतनी जल्दी लाई गई थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, भारतीय जो लोग थे वो विरोध के बावजूद भी जबरदस्ती इसको पास करा लिया, ताकि हम इतना अरेस्ट करें, जुल्म ढाए, इतना ज्यादा उनको परेशान करें, टॉर्चर करें कि ये जो राष्ट्रवाद का आंदोलन है, ये क्रांतिकारी विचारधारा है, ये खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो रॉलेट एक्ट में उसी के कारण 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया गया। 10 तारीख तक गांधी जी को यही कहा दिया गया आप दिल्ली प्रवेश नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 10 तारीख को ऐसी भी घटनाक्रम हुई जो पंजाब में 2 सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बराबर पूछता है 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखना, प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है, जम करके पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में पड़ता है, सरदार जर्नैल सिंह का वो बाग था, उसी को घेर करके एक मैदान बनाया गया था। वहीं पर बैसाखी के दिन भारतीय लोग जमा हुए। अब भारतीय लोग जमा हुए तो वहां पर एक सम्मेलन चल रहा था, वहां एक बैठक चल रही थी, और जनरल ओडायर बिना पूर्व सूचना दिए हुए, बिना कोई अग्रिम सूचना दिए हुए चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोली चलाया, जिसमें अंग्रेज के तो मुताबिक ये कहा गया कि 380 के आसपास लोग मरे थे, लेकिन वास्तविकता में हजारों लोग से अधिक मरे, 3000 से ऊपर घायल हो गए। और इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक झकझोर करके रख दिया। महात्मा गांधी का जो ओपिनियन था अंग्रेज के प्रति, वो पूर्ण रूप में बदल गया। अब महात्मा गांधी अंग्रेज को शैतान का जड़ कहने लगे, और इसके बाद कई क्रांतिकारी अपनी जो उनको पुरस्कार मिला था वो लौटा दिए। कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। ये सब जलियांवाला बाग कांड के बाद सारा ओपिनियन अंग्रेज के प्रति वो बदल गया, क्योंकि वो निष्ठुर है, निर्दयी है, उनको भारतीय के आम जनमानस की भावना से कोई लेना देना नहीं है। तो गांधी जी ने फिर एक खिलाफत आंदोलन का उपयोग किया। जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो विभेद था, तो खिलाफत क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। ब्रिटेन ने क्या किया, जो तुर्की के जो खलीफा थे, जिसको जितने भी इस्लामी वर्ग थे, जितने भी मुसलमान वर्ग थे, उनको एक खलीफा मानते थे। खलीफा माने कह दीजिए जो मुखिया, गार्जियन उनके बातों को, उसका अधिकार को छीन लिया। जो और यह आशंका थी छीनने की, वो कमोबेश सत्य भी हुआ। तो खिलाफत आंदोलन भारत में ये फैलने लगा। महात्मा गांधी ने सोचा कि बहुत अच्छा हिंदू और मुस्लिम को एकता स्थापित करने का ये मौका है, और महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन का उन्होंने अध्यक्षता भी की। और उन्होंने अपने जन आंदोलन में जनाधार बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को नजदीक लाने के लिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है उन्होंने अध्यक्षता उसके संदर्भ में स्वयं स्वीकार किया। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत शक्तियों का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के नेतृत्व में ये गठन हुआ था। ये दोनों भाई थे और कई सारे मुस्लिम नेता संयुक्त जो है वो आपको जन कार्रवाई के लिए महात्मा गांधी के पास आए। महात्मा गांधी सोचे जी ये तो बहुत गोल्डन मोमेंट है। महात्मा गांधी कहे ठीक है, हम खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता करेंगे, हम नेतृत्व भी करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी हर तरह से सहायता देने के लिए भी तैयार हैं, तुम लोग आगे बढ़ो। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन, और 1 सितंबर 1920 को क्या हुआ कि इसमें खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी या हिंदुओं और मुस्लिम के बीच जो वैचारिक दूरी थी वो समाप्त हो गया। अब महात्मा गांधी चाह रहे थे कि किस तरह से हम असहयोग आंदोलन चालू करें। असहयोग आंदोलन में से एक बड़ा सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन एक ऐसी आंदोलन थी जिसमें महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट ये था कि
एक छोटी सेना लेकर के आए। अंग्रेज जब एक छोटी सेना लेकर के आए और भारत के ही लोग, भारत के ही सैनिक, भारत के ही के क्षेत्रीय लोग जब सहयोग कर रहे हैं तभी तो रह रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जब हम सहयोग ही नहीं करेंगे तो स्वाभाविक वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। मान ले कि मान लीजिए कि आप कोई भी फैमिली पति और पत्नी के सहयोग से चलता है, माता पिता के सहयोग से चलता है, लेकिन यदि मान लीजिए मियाँ बीवी के सहयोग नहीं करे, बीवी मियाँ के सहयोग नहीं करे, तो वो परिवार चलेगा? वो परिवार चली नहीं चली, एकदम स्पष्ट है कि द फैमिली विल कोलैप्स। तो उस स्थिति में फैमिली कोलैप्स और स्वाभाविक है कि बाल बच्चे ढनमना जाएंगे, बाल बच्चे बेकार हो जाएंगे। तो परिवार में सबका सहयोग चाहिए, दादा दादी, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, सबका सहयोग होता है, तब परिवार आपका गोल्डन रिजल्ट प्रस्तुत करता है। ऑफिस में बॉस का, चपरासी का, कार्यकर्ता का और स्टाफ का सबका सहयोग होता है, तब सफल होता है। किसी भी आप स्कूल में चले जाइए तो प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, टीचर हो, चपरासी, सबका सहयोग होता है तब। अब मान लीजिए प्रिंसिपल बोले ए, अब मान लीजिए टीचर बोले बी, स्टाफ बोले सी, तो चलेगा? वो सिस्टम चलिए, वो सिस्टम खत्म हो जाए, वो सिस्टम चलते नहीं, वो सिस्टम दैट विल कोलैप्स द सिस्टम। उसी तरह से महात्मा गांधी ने कहा कि हम सहयोग ही नहीं करेंगे अंग्रेज का। तो हिंद स्वराज में 1909 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश का शासन चल रहा है तो भारतीय के सहयोग से चल रहा है, भारतीय लोग ही सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग मिले हुए हैं, चाहे अपने लाभ के लिए, चाहे सामंतवादी हो, चाहे मान लीजिए कुछ ऐसे भी लाभ उठाने वाले वर्ग हो, उनका साथ छोड़ो। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा इसका चरणबद्ध ढंग से असहयोग आंदोलन का आरंभ करेंगे। पहले तो जो पदवी है वो लौटा देंगे, सेना, पुलिस, अदालत, उसके बाद आपको विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार माने क्या? ना हम उसको खरीदेंगे, ना हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ना हम उसका यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा कॉलेज में नहीं जाएंगे जो ब्रिटिश द्वारा संचालित होता है, ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जाएंगे, उसके बदले हम हिंदी मीडियम स्कूल में जाएंगे, अपने ग्रामीण स्कूल में जाएंगे। तो ये जो आया तो इसका स्टार्ट 1920 में 1 सितंबर के आसपास 1920 में किया गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में लेकिन कुछ नेता शुरुआत में इसको असहयोग आंदोलन में घबरा रहे, तो उनका यह कहना था कहीं हिंसा न फूट पड़े, उनका यह कहना था कहीं अंग्रेज के दमन के कारण कहीं ऐसा न हो जाए पूरे भारत में जन विप्लव आ जाए। महात्मा गांधी बड़ा दृढ़ थे कि यह आंदोलन सफल होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि आंदोलन सफल होगा तो 1 वर्ष में देश को आजादी मिल सकती है। और महात्मा गांधी ने यह कहा कि यदि ब्रिटिश ज्यादा दबाएंगे तो बाद में जाकर के सभी ने अवंगा आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा, काफी सफल हुआ, लोग असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। पहला महात्मा गांधी से नायक थे असहयोग आंदोलन में छात्र को भी, बुद्धिजीवी को भी, मध्यम वर्ग को भी, इन सबको शामिल कर लिए, किसान हो, व्यापारी हो, सबको शामिल कर लिए। लेकिन यह आंदोलन पूर्ण रूपेण अहिंसक न हो पाया। चौरी चौरा कांड में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में 22 पुलिस कर्मियों को किसान ने घेर करके उसमें आग लगा दिया। ये चौरी चौरा देवरिया में पड़ता है, देवरिया जिला में पड़ता है, और वहां पर आग लगा दिया जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी इस बात से बहुत व्यथित हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि इस बात से उस समय कई नेता वो उनको अच्छा नहीं लगा महात्मा गांधी का ये फैसला, चूंकि ये एकदम बिल्कुल यदि थोड़ा सा हिंसा हो गया तो तभी महात्मा गांधी को आगे बढ़ना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस को तकलीफ थी, चित्तरंजन दास को तकलीफ थी, यदि वो अलग। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा मैंने कह दिया अहिंसात्मक आंदोलन होगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। परिणाम हुआ असहयोग आंदोलन। इसमें 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड के कारण आगे जाकर के उसको वापस ले लिया गया। अब इसमें एक बहिष्कार का स्कीम बहुत काम किया। बहिष्कार का ये है, हम किसी के साथ संपर्क ही नहीं रखेंगे। मान लीजिए कोई दुकान खोला, बाहरी आदमी आपके शहर में दुकान खोला, आप ना वहां जा रहे हैं, ना उससे सामान खरीदने हैं, उससे ले रहे हैं, ना उससे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या हुआ? बहिष्कार। दैट मीन्स कि वो आपका कि ही विल नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी, ही विल नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। मान लीजिए अभी चीन का सामान आप बहुत ज्यादा खरीदते हैं तो सर्वाइव करता है, भारत में व्यापार करता है, विश्व में व्यापार करता है। लेकिन यदि भारत ठान ले हम चीनी वस्तु खरीदेंगे नहीं, हम अपने स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे, तो चीन का सामान आना ही बंद हो जाएगा, व्यापारी खरीदना ही बंद कर देंगे, चाहे कितना भी सस्ता हो। तो ये बहिष्कार का था कि हम चीज का ना इस्तेमाल करेंगे, न खरीदेंगे विदेशी चीज का, न उसका प्रयोग करेंगे। ये काफी सफल हुआ था। अभी मैं आपका प्रथम भाग प्रस्तुत किया हूं, बहुत जल्दी मैं आपको दूसरा भाग लेकर के भी हाजिर होऊंगा। आपको पसंद आया तो भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बतलाओ। जय बिहार, जय भारत।